वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज का हमारा विषय है कि पौधों में जनन कैसे होता है। आइए हम आगे बढ़े। इसके पहले प्लीज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए जानते हैं कि पौधों में जनन कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन प्रक्रिया क्या होती है। वह प्रक्रिया जिसमें समस्त जीवधारी अपनी ही समान नए जीवधारी को जन्म देते हैं उसे हम जनन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव, जो भी सभी जीवधारी अपने ही समान नई वंशावली को उत्पत्ति करते हैं या नई संतति को जन्म देते हैं। यही प्रक्रिया जनन प्रक्रिया कहलाती है। तो आइए हम जानते हैं कि पौधों में जनन की क्या प्रक्रिया है। पौधों में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधों को अपने ही समान नया पौधा उत्पन्न करने के लिए या नए पौधे को जन्म देने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात पौधे अपने ही शरीर के किसी भी भाग से अपने ही जैसे नए पौधे को जन्म दे देते हैं। यह अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे शकरकंदी, गन्ना, आलू, इन सबको आपने देखा होगा कि उन्हें काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फिर बोया जाता है और उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ये क्या है? अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। उसमें हम बीज नहीं बोते हैं बल्कि पौधे के ही किसी भाग को काट करके और बोते हैं और उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां हैं। कई विधियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की पहली विधि है मुकुलन विधि। मुकुलन, मुकुल का मतलब होता है कली या आंख। मुकुलन विधि के द्वारा पौधों में अलैंगिक जनन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ईस्ट, जो कि एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव है और इसका प्रयोग ब्रेड को फुलाने के लिए या डबल रोटी को फुलाने के लिए किया जाता है। इसमें यह प्रक्रिया होती है जिसे हम मुकुलन विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट की कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है, केंद्रक है। अब इसमें क्या होता है, इसी के शरीर के किसी भी हिस्से में एक मुकुल जैसी या कली के समान उभार संरचना बनने लगती है। धीरे धीरे ये संरचना बढ़ने लगती है और बढ़ने के बाद जो कोशिका द्रव्य है वो बंटने लगता है। कोशिका द्रव्य बंटने के बाद केंद्रक दो भागों में बंट जाता है और ये केंद्रक बंट करके इस मुकुल वाले स्थान पर आ जाता है। जो कली के समान उभार है वहां आ जाता है। केंद्रक के इस तरफ एक केंद्रक के दो भाग में बंटने के बाद जब एक केंद्रक इधर आ जाता है तो कोशिका द्रव्य भी बंट करके यहाँ कोशिका भित्ति बना लेती है और ये एक मुकुल के समान अलग संरचना हो जाती है और फिर ये एक अलग कोशिका बन जाती है और ये एक अलग, यानी एक ही ईस्ट से दो ईस्ट का बन जाते हैं। यानी इस ईस्ट कोशिका से एक नई ईस्ट कोशिका का जन्म हो जाता है। अगली विधि है खंडन विधि। यानी खंड, जैसा कि नाम से ही है कि खंडन यानी खंडों में टूटने के बाद नए पौधे का जन्म होता है इस विधि में। इस विधि का सबसे अच्छा उदाहरण है शैवाल, यानी जो नदियों में, तालाबों में या कहीं भी जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, आपने हरे रंग की काई देखी होगी जिसे हम शैवाल भी कहते हैं। उनमें ये विधि सबसे ज़्यादा होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्पाइरोगायरा जिसे बोलते हैं। उनमें क्या होता है, कोशिकाएं अलग अलग भागों में टूटती हैं। जैसे ये स्पाइरोगायरा की संरचना है। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको स्पाइरोगायरा की शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इस प्रकार की संरचना होती है स्पाइरोगायरा की। खंडन विधि, इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक दीवार जैसी है जो कोशिका भित्ति जैसी है, इसको यहीं से ये खंडों में टूटते हैं।
कभी पानी के तेज बहाव के कारण या अन्य किसी भी कारण से ये तंतु टूटते हैं, इन्हें तंतु कहा जाता है। ये कोशिकीय जीव है इसलिए इन्हें हम तंतु भी कहते हैं। तो ये तंतु क्या है, छोटे छोटे खंडों में यहाँ से टूट जाते हैं और यहाँ से टूटने के बाद प्रत्येक खंड एक नए शैवाल को जन्म देता है। इस प्रकार यह विधि खंडन विधि कहलाती है। अगली विधि है बीजाणु द्वारा, यानी बीजाणु मतलब बीज नहीं, बीजाणु बीज के समान ही कार्य करने वाले बहुत ही छोटे छोटे अणु, जैसा कि नाम से ही आपको प्रदर्शित हो रहा है बीजाणु, यानी बीज के समान ही बहुत छोटे छोटे अणु जो बिल्कुल बीज की तरह ही कार्य करते हैं, उस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइजोपस, या कह सकते हैं आम भाषा में फफूंद। आपने ब्रेड पे, मुरब्बे पे, अचार पे अक्सर आपने देखा होगा कि फफूंद लग जाते हैं। ब्रेड पे जो फफूंद लगती है वो राइजोपस होता है। राइजोपस की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको राइजोपस की संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। ये कवक तंतु हैं और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये बीजाणु हैं, और इसे हम बीजाणुधानी कहते हैं, जिनमें ये बीजाणु एकत्रित होते हैं। जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं तो इनमें छोटे छोटे बीज अणु के समान बीज एकत्रित रहते हैं और बीजाणुधानी में एकत्रित रहते हैं। जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं तो ये बीजाणुधानी जो है वो टूट जाती है और जो ये छोटे छोटे बीजाणु हैं वो पूरी हवा में फैल जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये हवा के द्वारा इधर उधर फैलते हैं और जहाँ भी इन्हें खुली खाने पीने की चीज़ें हो, नम स्थान हो, जहाँ भी ये स्थान पाते हैं और ये वहाँ तुरंत फैलना शुरू कर देते हैं जहाँ भी थोड़ा भी नम स्थान होगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि फफूंद बारिश के दिनों में ज़्यादा लगते हैं या ज़्यादा विकसित होते हैं। तो इनको नम स्थान, इनको उगने के लिए नम स्थान की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ भोजन कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये उग जाते हैं। तो इस प्रकार और वहां पे उगने के बाद नए फफूंद का या नए राइजोपस का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार बीजाणुओं द्वारा भी अलैंगिक जनन। अगली विधि है वर्धी जनन। वर्धी जनन 3 विधियों के द्वारा होता है। वर्धी जनन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। इसमें पौधे के ही किसी भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्ती से ही एक नए पौधे का जन्म होता है, इसीलिए हम इसको वर्धी जनन या कायिक जनन कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहली है आरोपण विधि, दूसरी है कलम विधि और तीसरी है दाब कलम विधि। आरोपण विधि ये सबसे ज़्यादा पौधशालाओं में, नर्सरियों में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि 2 अलग अलग किस्म की या 2 अलग नस्लों के पौधों को उनका कलम किया जाता है, यानी ऐसे तिरछे में उनकी टहनियों को ऐसे तिरछे में करके काटते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को एक रासायनिक लेप होता है, उस रासायनिक लेप को लगा करके दोनों को जोड़कर और इसे कस के बांध दिया जाता है ताकि बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव इस पर न पड़े। कुछ समय पश्चात, महीने दिन बाद, 2 महीने बाद ये दोनों टहनियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और इससे जो एक पौधा तैयार होता है वो दोनों अलग अलग की जो नस्लें होती हैं उन दोनों के गुण इस एक पौधे में आ जाते हैं या उपस्थित होते हैं और इससे ये एक नई किस्म की नस्ल जो है वो तैयार हो जाती है। तो इसलिए इसका प्रयोग नर्सरियों में या पौधशालाओं में सबसे ज़्यादा किया जाता है। दूसरी विधि है कलम विधि। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुलाब का पौधा, जो अक्सर हम अपने यहाँ सामान्य घरों में भी हम लोग लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि
गुलाब की टहनी को ऐसे तिरछे में काटते हैं और उसके बाद उसे हम गमले में लगाते हैं। तिरछे में काटने की वजह से जड़ें जो हैं वो जल्दी विकसित होती हैं या जल्दी निकलती हैं और हमारा नया एक गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है उसी पुराने गुलाब की टहनी से या उसकी शाखाओं से। अगली विधि है दाब कलम विधि। ये भी कलम विधि से ही प्रेरित है। दाब कलम विधि अर्थात ऐसे पौधे जो जिनकी टहनियाँ लताओं के समान होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनकी जो लताएं होती हैं उन्हें मिट्टी में कुछ भाग उसका मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबने की वजह से जो हिस्सा शाखा का या टहनी का जो हिस्सा मिट्टी में दबा होता है वहाँ जड़ें विकसित हो जाती हैं और जड़ें विकसित होने के बाद यहाँ से ये पौधा निकाल करके और अलग लगा दिया जाता है और उसी पुराने पौधे से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार वर्धी जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है इन 3 प्रकार से। अलग अलग विधियां भी और भी वर्धी जनन की और भी विधियां भी विकसित की जा रही हैं प्रयोगशालाओं में, नर्सरियों में और भी विकसित की जा रही हैं, लेकिन ये अभी तक की जितनी भी विधियां हैं उनमें ये सबसे प्रचलित विधियां हैं वर्धी जनन की। आगे जानते हैं कि लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन मुख्य रूप से पौधों में पुष्प द्वारा होता है जिनसे बीज का निर्माण होता है और फिर बीज से नए पौधे का जन्म होता है। ये सभी विकसित पौधों में लगभग इसी विधि द्वारा जनन होता है या नए पौधे का जन्म होता है। तो आइए समझते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया होती कैसे है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पौधों में लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है, तो आइए सबसे पहले हम पुष्प की संरचना समझते हैं, उसके बाद हम क्रियाविधि जानेंगे। देखिए ये पुष्प है। सबसे पहले पुष्प का पहला भाग होता है पुष्प वृंत, यानी आप जहाँ से फूल को तोड़ते हैं वहाँ जो डंडी होती है जिस पर पुष्प विकसित होता है पुष्प वृंत कहलाता है। उसके बाद आता है बाह्यदल। ये हरे रंग का होता है। आपने जब फूल कली अवस्था में होता है तो आपने देखा होगा कि वो एक हरे रंग की पत्तियों में बंधा हुआ होता है। सबसे अच्छा ये दिखता है गुलाब के फूल में, बिल्कुल ढका हुआ होता है, वो हरी पतली पतली पत्तियों के द्वारा कलियां ढकी हुई होती हैं, उसे हम बाह्यदल कहते हैं। यह हरे रंग के होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और साथ ही साथ पुष्प को जब वो कली अवस्था में होती है तो उसको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। अगला भाग है पुष्पदल, यानी फूल का मुख्य भाग जो रंगीन पंखुड़ियां दिखाई देती हैं हमें, वो पुष्पदल कहलाता है। ये अलग अलग रंग के होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों के होते हैं और इनमें इन्हीं के कारण, इनके रंगीन होने के कारण ही अनेक जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी, तितली या भौरे जो परागण की प्रक्रिया करते हैं वो आकर्षित होते हैं। इनसे सुगंध भी निकलता है। तो इनका मुख्य काम होता है कि अलग अलग कीटों को आकर्षित करना, इसी कारण ये रंगीन होते हैं और उनसे सुगंध भी आती है। अगला भाग है पुंकेसर, जो नर जनन अंग, पौधे में पुष्प में नर जनन अंग जिसे कहा जाता है वो होता है पुंकेसर। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है पुतंतु, दूसरा परागकोश और तीसरा परागकण। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो इतने दूर की संरचना है ये संयुक्त रूप से पुंकेसर यानी नर जनन कहलाती है पौधों में। ये जो आप लंबी डंडी देख रहे हैं इसे हम पुतंतु कहते हैं, जो दलपुंज से परागकोश को जोड़ कर रखती है। दलपुंज यानी जहाँ से सभी पंखुड़ियां लगी हुई होती हैं, फूलों की पंखुड़ियां लगी हुई होती हैं, वहीं से ये जो परागकोश का ये लगा हुआ है तंतु है, ये लगा होता है। तो पुतंतु का काम होता है परागकोश को दलपुंज से जोड़ना। उसी डंडी के ऊपर उभार, गोल गोल उभार होते हैं सब में। अगर हम लगभग हमें गोल दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे या लेंस से देखेंगे तो इनके सबके आकार अलग अलग होते हैं। आगे आप 12th वगैरह के क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो उनमें इसका विस्तृत
दिया गया है कि कैसे दिखाई देते हैं। सभी फूलों में अलग अलग इनकी संरचना होती है परागकोश की। तो ये परागकोश होते हैं जिनमें परागकण, छोटे छोटे असंख्य परागकण होते हैं, यानी नर युग्मक होते हैं। इस प्रकार ये तीनों मिलकर के पुंकेसर बनाते हैं। अगला भाग है स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग। इसके भी 3 भाग हैं। पहला है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र। अंडाशय ये जो भाग है इसे हम अंडाशय कहते हैं, जहां पर बीज का निर्माण होता है। ये जो बीज की भाग है, जो नलिका समान रचना है, इसे हम वर्तिका कहते हैं। और ऊपर ये जो ऐसे उभार जैसा दिख रहा है आपको, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये तीनों रचनाएं मिलकर के स्त्री केसर यानी पुष्प में मादा जनन अंगों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि दोनों नर और मादा जो जनन अंग है, नर जनन अंग को पुंकेसर और मादा जनन अंगों को स्त्री केसर कहा जाता है। दोनों के 3-3 भाग होते हैं। पुंकेसर के परागकोश, पुतंत्र और परागकण, और स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। आइए अब जानते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है परागण के द्वारा। परागण विधि होती है परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो होती है वो परागण कहलाती है। जब यहाँ से परागकोश, जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, पुष्प जब पूरा खिल जाता है और यहाँ पर जब परागकण बन जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो परागकोश जो है वो फट जाता है और परागकण बाहर आते हैं। जितने भी कीट हैं, भंवरे हैं, तितली हैं या मधुमक्खी हैं, वो जब इनका रस चूसने या इनकी तरफ आते हैं, आकर्षित होने के लिए, रस चूसने के लिए आते हैं, तो वो पुष्प पर इधर उधर मंडराते हैं। उनके पंखों में या उनके परों में परागकण लग करके वर्तिकाग्र पर, या कभी कभी हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा भी परागकण वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। जब वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसकी सहायता से वर्तिकाग्र पर से वर्तिका के द्वारा, इस नलिका के द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंचता है और यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इस प्रकार लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि परागण, परागण की भी कई विधियां हैं। तो परागण क्या होता है और प्रकीर्णन यानी बीजों का फैलाव कैसे होता है, ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।